हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बारे में पढ़ाया था। तो बच्चे, उसमें ये पार्ट 1 था हमारा, और उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको 3 शहरों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें लखनऊ, कानपुर और आगरा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, ये तीनों शहर जो है यूपी के प्रमुख और बड़े शहर हैं, तो इनकी काफी डिटेल मैंने आपसे डिस्कस की थी। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आमतौर पे अगर आप किसी बुक में देखेंगे या आप कहीं पे जैसे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जाता है ना, फैक्ट, सीधे सीधे जो फैक्ट है रटने वाले। लेकिन अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरी डिटेल बता रहा हूँ। अगर किसी शहर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम उस मतलब मैं आपको कोशिश करूँ कि पूरी ज्यादा से ज्यादा जो डिटेल है वो मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है। तो इसी सीरीज के तहत मैं अगला जो हमारा सेकंड पार्ट है आज, है ना, उसको कवर कर रहा हूँ, और उसमें उत्तर प्रदेश के जो बचे हुए शहर है उनके बारे में हम बच्चे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इनको मैं डिस्कस करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इनकी कहानी। इतनी बात ठीक है, क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। ठीक है। हमारा जो ये बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल का स्पेशल बैच है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीएस, ये किसी भी एग्जाम में बच्चे काम में आएगी। ठीक है। तो ध्यान से देखें पूरी क्लास को। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने पिछली बार पढ़ा था लखनऊ, कानपुर और आगरा के बारे में। आज हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोरखपुर से। ठीक है बच्चे। तो देखो, हमारा जो सिटी है वो कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर से शुरुआत करते हैं। तो गोरखपुर के बारे में बच्चे देखो क्या क्या फैक्ट है, इसको समझेंगे। ठीक है। देखो, गोरखपुर जो है ना, आपको पता है कि इसको पता है बिंदी नगरी कहा जाता है। बिंदी या टिकुली, टिकुली नगर। ठीक है, बिंदी या टिकुली नगर, ये क्या होता है? आपने देखा होगा जो महिलाएं हैं ना, तो यहाँ पे मस्तिष्क पे, माथे पे बिंदी जो लगाती हैं, उसी की बात हो रही है। ठीक है। तो बिंदी या टिकुली नगर किसे कहते हैं बच्चे? गोरखपुर को कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद गोरखपुर को क्या कहते हैं? नाथ नगर कहते हैं। नाथ नगर कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसी को गोरख धाम कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये गोरखपुर के कुछ अलग अलग नाम है। इतनी बात समझ आ रही? अच्छा, गोरखपुर ही वह जगह है, ठीक है, वह जिला है जहां पर, ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा बारिश बच्चे कहां होती है? तो वो हमारी यहीं पे होती है। कहां पे? गोरखपुर में। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ दें कि गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बच्चे उस नदी का नाम क्या है? राप्ती नदी। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। ठीक है। तो ये गोरखपुर के कई सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। गोरखपुर जो है, अगर हम पूर्वांचल की बात करेंगे, पूर्वांचल का मतलब पूर्वी जो यूपी है, बिहार से लगा हुआ एरिया, तो वहां का एक प्रमुख शहर है। ठीक है। और गोरखपुर के बगल में ही कुशीनगर है। तो कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ना, जो कि उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अगर आप जैसे यहाँ पे जाते हैं कुशीनगर, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो कुशीनगर जो एयरपोर्ट है, वहां से कुशीनगर और गोरखपुर दोनों ही इलाके आराम से कवर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो ये कुछ गोरखपुर के फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला जो हमारा शहर है, ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं, और वो है आपका प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज पे डिस्कस करते हैं। आपको पता है बच्चे कि प्रयागराज जो है ये नया नाम है किसका? इलाहाबाद का। ठीक है, इलाहाबाद पहले नाम हुआ करता था, और इलाहाबाद से भी पहले पुराने जमाने में इसका वास्तव में जो नाम था वो प्रयाग था, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब मुस्लिम शासक आए, अकबर वगैरह जब यहाँ पे आए, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया इलाहाबाद। इतनी बात समझ आई? बाद में फिर जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तो उन्होंने फिर से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब प्रयागराज हो गया। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? प्रयागराज को भाई एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं तीर्थराज। ठीक है, तीर्थ राज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको तीर्थ नगरी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तीर्थ राज, तीर्थ नगरी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कुंभ नगरी भी कहा जाता है। कुंभ नगरी कहा जाता है। इतनी बात समझ आई? क्या कहते हैं? कुंभ नगरी। इसके बाद इसे संगम नगरी कहा जाता है। संगम नगरी कहा जाता है। अच्छा, अब थोड़ी मेरी बात समझना। देखो, तीर्थराज, तीर्थ नगरी, कुंभ नगरी। कुंभ नगरी का मतलब बताओ। देखो, आपको पता है कि हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे देश में
4 ऐसी जगह हैं, 4 ऐसे शहर हैं जहां पे क्या पड़ता है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ पड़ता है। ठीक है, कुंभ जो है उसकी कहानी क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं। देखो, जब आपको पता है कि पुराने जमाने में, है ना, कुंभ का इतना महत्व क्यों है, पुराने जमाने में, ठीक है, आपको पता है कि एक बार समुद्र मंथन किया गया था, है ना, तो समुद्र मंथन इतना आसान तो है नहीं, है ना, तो इसके लिए क्या हुआ कि देवता और दानव जो दोनों थे, उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया था। शेषनाग की रस्सी बनाई गई थी और उन्होंने क्या, एक पहाड़ की चोटी ली और उसमें शेषनाग की रस्सी बना के, एक तरफ देवता और एक तरफ दानव थे, उन्होंने रस्सी बना के क्या किया, समुद्र का मंथन किया। जब समुद्र का मंथन किया तो बच्चे क्या हुआ कि उससे बहुत सारी चीजें निकली, है ना, लक्ष्मी जी उससे निकली थी, है ना, ऐरावत हाथी उससे निकला था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, हैं, बहुत सारी धन संपदा दौलत उससे निकली थी। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीज थी, जिसका सबसे ज्यादा महत्व था, वो था अमृत कलश। वास्तव में जो कहीं ना कहीं समुद्र मंथन किया गया था वो इसीलिए किया गया था। ठीक है, तो जब अमृत कलश निकला तो अमृत कलश को पाने के लिए क्या हुआ कि देवता और दानव के बीच में छीना झपटी शुरू हो गई। जब ऐसा हुआ तो उसी कलश से 4 बूंदें निकल के पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगह पर गिरी। ठीक है, और जिन जगहों पर गिरी उन्हीं जगह पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अब ये कौन से हैं, तो भाई एक है आपका हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर इसके बाद आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा है, नासिक, यहाँ पे भी कुंभ का मेला लगता है। और इसके बाद आपका चौथा कौन सा है, वो है प्रयागराज, जो कि संगम पर बसा हुआ है ना, संगम किसका, गंगा यमुना और सरस्वती का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब भी कुंभ का मेला लगता है, अच्छा कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है बच्चे, इतनी बात समझ आई, हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, और हर 6 साल में क्या लगता है, वो लगता है अर्ध कुंभ का मेला, अर्ध कुंभ। ठीक है, तो हर 12 साल में एक ऐसा मुहूर्त आता है जिसमें क्या होता है कि उस टाइम पे, जो ये मुहूर्त जब तक चलता है, उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि इन नदियों का जो पानी है वो अमृत के समान हो जाता है। इसलिए इसमें नहाने का जो महत्व वो बहुत ज्यादा होता है। इतनी बात समझे, इसीलिए इसको प्रयागराज को क्या कहते हैं, कुंभ नगरी कहा जाता है, क्योंकि कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है। और चारों जगह में से सबसे ज्यादा जो मुख्य जगह मानी गई वो प्रयागराज ही मानी गई है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको लिखा है कि संगम नगरी। संगम नगरी बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है, अच्छा, अब सरस्वती नदी जो है आप लोग आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि पुराने जमाने में सरस्वती नदी होती थी और इसके बाद एक ऋषि थे, उनका श्राप लग गया था। उन्होंने श्राप ये दिया था कि तुम पूरी पृथ्वी पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ोगी। किसको, सरस्वती नदी को यह श्राप दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जब इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में संगम में तुम मिलोगी तभी उस समय थोड़ा सा तुम दिखाई पड़ोगी। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो है विलुप्त नदी है। अच्छा, इस पे भी कई सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि सरस्वती नाम की कोई नदी थी ही नहीं कभी। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी थी, क्योंकि आप अगर पुराने वेदों में पढ़ेंगे, ऋग्वेद वगैरह में पढ़ेंगे, तो वहां पे सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है, बहुत पवित्र नदी मानी गई है। इतनी बात समझ में आई। तो इसका, अच्छा, सरस्वती नदी है या नहीं है, तो धार्मिक महत्व से अगर देखें तो ऐसा कहा गया कि सरस्वती नदी हुआ करती थी। और इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने भी जब पता लगाया तो शायद ये 2015 की बात है, वहां पे क्या हुआ, हरियाणा में एक जगह में जब खुदाई चल रही थी तो वहां पे सरस्वती नदी के प्रमाण मिले, जमीन के नीचे ऐसे कुछ प्रमाण मिले, जिससे एक्सपर्ट जो थे, साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा कि हाँ, वास्तव में पुराने जमाने में कभी यहाँ पे सरस्वती नदी रही थी। यानी कि कुल मिला के ये जो बात है साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक तरीके से भी ये प्रूफ हो चुकी है कि सरस्वती नदी भारत में बहती थी, और ये बात सच है। ठीक, इतनी बात समझ में। अच्छा, अब जब हम संगम की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि जब गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है, ठीक है, जो मेन जगह है इलाहाबाद में संगम होता है, तो वहां पर किसी जगह से थोड़ी जगह में सरस्वती नदी का पानी भी आता हुआ दिखता है और वो मिल जाता है गंगा और यमुना में। इतनी बात समझ आई। तो इसीलिए 3 नदियों का संगम है, तीनों पवित्र नदियों का सबसे बड़ी नदियों का संगम है, कहाँ पे, प्रयागराज में। इतनी बात समझ आई बच्चे। ठीक है, इसके बाद देखो प्रयागराज से संबंधित जो और जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको पता होगा कि प्रयागराज में एक किला है और ये किला अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो अकबर का किला जो है, अकबर का किला अगर पेपर में कभी पूछ दिया जाए तो अकबर का किला बच्चे कहाँ पे है, तो ये यहीं पे है, प्रयागराज में। इतनी बात समझ आई। अच्छा, इसके अलावा एक अल्फ्रेड पार्क है प्रयागराज में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क बच्चे क्यों फेमस है, क्योंकि एक महान क्रांतिकारी हुए जिनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद। इतनी बात समझ आई। चंद्रशेखर आजाद जो थे, है ना, उन्होंने बड़ी वीरता से, बहादुरी से क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना। एक टाइम आया जब अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, तो उन्होंने वो जो जगह थी जहां पर मुठभेड़ हुई थी, किसकी, चंद्रशेखर आजाद की, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज जो पुलिस वाले थे, ठीक है, तो उनका जो मुठभेड़ हुई थी उस जगह का नाम था अल्फ्रेड पार्क।
ये कहाँ पे है? प्रयागराज में ही है। अच्छा, जब मुठभेड़ हुई तो वो चारों तरफ से पुलिस ने उनको घेर लिया था, उनको पता था कि शायद अंग्रेजों से वो बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा है कि वो खुद से अपने आप को शूट कर लें। तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी और वो शहीद हो गए थे देश के लिए। तो वो जगह बच्चे कौन सी थी? अल्फ्रेड पार्क थी। अच्छा, अब अल्फ्रेड पार्क का जो नाम है वो बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश में जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 16 साल से ज्यादा समय तक, है ना, देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उनका संबंध भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से रहा है। उनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उनकी बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी उस जमाने में। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी कहाँ के? प्रयागराज के रहने वाले थे। इतनी बात समझ आई बच्चे? ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड है ना, जिसको हम बोलते हैं यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड बच्चे जो है ना, ये क्या है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है ना, यानी कि जो आप 10th और 12th की जो आपके एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल इंटर की जो आप पेपर देते हैं, तो उसकी जो मार्कशीट होती है वो कहाँ से आती है? बोर्ड से आती है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है यूपी बोर्ड, वो कहाँ पे? प्रयागराज में है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे क्या है? इसके अलावा हम आयोग बोलते हैं। ठीक है, आयोग, आयोग को बच्चे हम क्या बोलते हैं? पीएससी, है ना। और वास्तव में ये क्या है? यूपीपीएससी है। ठीक है, इसको हम जो फुल फॉर्म वो बोलते हैं उत्तर प्रदेश, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी बड़ी भर्तियां होती है सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, उसकी वो भर्ती कौन करता है? यूपीपीएससी करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। तो वो भी कहाँ पे है बच्चे? इलाहाबाद में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है। इसके अलावा बच्चे राजर्षि टंडन, है ना, राजर्षि टंडन, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहां पे बच्चे? तो ये भी आपका प्रयागराज में। ठीक है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहां पे है? यानी कि इसको हम बोलेंगे राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये बच्चे कहां पे है? तो ये आपका है कहां पे? प्रयागराज में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, राजर्षि टंडन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट बताओ। इनको राजर्षि टंडन, इनका पूरा नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है उसके बारे में देखते हैं। अभी हम प्रयागराज के बारे में एक दो फैक्ट और बता देता हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है बच्चे, किसकी? हाई कोर्ट की। अच्छा, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे कि जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं साथ साथ, है ना। तो आप क्या करो, एक कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी आपको नहीं पता है वो क्या करोगे? लिख लोगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, आपको पता है कि देश में लगभग हर राज्य में क्या होते हैं? हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, और वो किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? इस समय प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना बच्चे कब की गई थी? तो आपको बता दूं, इसका जो एक्ट था, है ना, वो था 1861। 1861 के एक्ट के तहत की गई थी स्थापना इलाहाबाद हाईकोर्ट की। और स्थापना बच्चे कब की गई थी? तो वो की गई थी 1866 में, 1866 में। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जब इसकी स्थापना हुई थी बच्चे, पता है, तो ये इलाहाबाद में नहीं हुई थी, प्रयागराज में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आगरा में। ठीक है, आगरा में 1866 में इसकी स्थापना हुई और 3 साल के बाद इसे ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पे? स्थानांतरित कर दिया गया था प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, तो कब किया गया था? 1869 में। तो 1866 में स्थापना हुई थी आगरा में, 3 साल के बाद इसको इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया था 1869 में। इतनी बात बच्चे समझ में आई? अच्छा, ये सारे मैंने आपको बताया। इसके अलावा इलाहाबाद जो है हमारा, ठीक है, इसका प्रयागराज को एक और नाम है, इसका नाम है अमरूद नगरी। अमरूद मतलब गुआवा, जो फल होता है। ठीक है, अमरूद नगरी। अच्छा, पूरे यूपी में, है ना, जो प्रयागराज है वो अमरूद के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, हम अमरूद के लिए, और अमरूद की सप्लाई भी वहां से काफी ज्यादा की जाती है। तो प्रयागराज और उसी के जस्ट बगल में एक जिला जिसको कौशाम्बी बोलते हैं, तो ये अमरूद के लिए बहुत फेमस है। तो इसीलिए प्रयागराज को अमरूद नगरी बोला जाता है, और इलाहाबादी अमरूद काफी फेमस भी है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई? अगर कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले शहर की तरफ। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा शहर है वो आपका कौन सा है? तो वो है वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके फैक्ट देख लो। वाराणसी बच्चे क्या है? इसको हम पंडों का नगर कहते हैं, पंडों का नगर। ठीक है, इसके अलावा घाटों
का नगर, इतनी बात समझ आई। पंडों का नगर कहते हैं, घाटों का नगर कहते हैं। देखो पंडे क्या होते हैं, हमने देखा होगा जब कभी आप पूजा पाठ कहीं किसी बड़े धार्मिक स्थल पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पंडे घूमते रहते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो ब्राह्मण ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप आ जाओ, उनको कुछ दक्षिणा दो, वो पूजा पाठ का पूरा प्रोसेस बताते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, उनको हम पंडे बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पंडे हैं वाराणसी में, आप जाओगे तो आपको घेर लेंगे, कवर कर लेते हैं कि हाँ आप ये पूजन करवा लो, वो करवा लो, ऐसे करके। तो इसलिए पंडों का नगर कैसे कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। घाट, वहां पे बहुत सारे घाट हैं, घाटों के लिए फेमस है, तो इसलिए क्या कहें, घाटों का नगर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे प्रसिद्ध घाट की बात करेंगे तो आपको पता होगा वहां पे मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका, ठीक है, घाट। इसके अलावा वहां पे दशाश्वमेध, ठीक है, दशाश्वमेध घाट है। अच्छा, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं। और आप क्या करो, अपने मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना, उसको फुल स्क्रीन पे देखना आप, मेरा जो ये लेक्चर है, क्लास है, ठीक है बच्चे, तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आ रही हो लिखने में, तो मैं साथ साथ बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है, या बाद में नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने बताया मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, ये यहाँ पे क्या है, बड़े फेमस घाट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे तो वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है, काशी, ठीक है। अच्छा, काशी के अलावा आप जानते हो कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है, बनारस, ठीक है। अच्छा, बनारस और काशी क्या है, इसके पुराने नाम है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा इसको महादेव की नगरी भी कहा जाता है, महादेव की नगरी। अच्छा, इसे विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। अच्छा, ये विश्वनाथ नगरी का मतलब, विश्वनाथ भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है, और भगवान शिव के लिए ही फेमस है काशी, इसलिए इसको विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, इसको मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। किसे, काशी को मोक्ष नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे जाके मरता है, ठीक है, या उसका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता है, तो उसको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, इसके बाद मोक्ष होता है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का मतलब कि आपको पता है कि हम इंसान हैं, ठीक है, और अगर हम धर्म में विश्वास रखते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, ठीक है। 84 लाख योनि का मतलब होता है कि पूरी संसार में, पूरे पृथ्वी लोक पे, ठीक है, 84,000 टाइप के, सॉरी 84 लाख योनियां, ठीक है। तो 84 लाख जो योनियां हैं, उसमें से कहा गया कि 84 लाख टाइप के क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। जैसे मान लो हम इंसान है, फिर हम कोई पशु पक्षी बन गए, गाय भैंस बन गए, बकरी बन गए, भेड़ बन गए, है ना, या कोई जंगली जानवर बन गए, तो इस तरह कीड़े मकोड़े बन गए। तो ऐसा कहा गया कि 84 लाख क्या है, योनियां हैं। इसका मतलब क्या है कि इतने टाइप के जीव जंतु हैं। तो हमारी जो आत्मा है, आपको पता है कि आत्मा जो अजर अमर है, ठीक है, आत्मा ना कभी पैदा होती ना कभी खत्म होती है, बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, हमारा क्या बदलती है, शरीर बदलती है, बात समझ में आए, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमने इंसान का जन्म लिया, अगले जन्म में हो सकता है हम कोई जानवर बन जाए, फिर उसके अलावा फिर हम कोई किसी पशु पक्षी बन जाए। तो हमारी आत्मा ऐसे एक एक करके सारे जन्म लेती है, 84 लाख, ठीक है। इतने जन्म लेने के बाद, है ना, फिर क्या होता है कि तब जाके हमें, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अच्छा, चूंकि आप समझ सकते हैं कि जैसे इंसान की बात करेंगे, इंसान की जो एवरेज लाइफ होती है करीब 65-70 साल होती है, ठीक है। तो अगर एक जन्म में हमें इतना टाइम बिताना पड़ रहा है, तो इतने सारे जन्मों का लिए वह समझ सदियां बीत जाएंगी। तो इसी जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसके बाद बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, और मतलब समझ रहे हो ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, मोक्ष कहा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। अच्छा, आप देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर की। घाटों का नगर, इसलिए कई सारे बहुत फेमस घाट है। काशी जो शब्द है ये पुराना नाम है। अच्छा, काशी के बारे में एक चीज और है, काशी बनारस और वाराणसी एक ही चीज है, एक ही जगह के नाम है। कहा गया है कि काशी जो है ना, ये पूरी दुनिया का पहला शहर है। ऐसा कहा गया था, पूरी दुनिया जब बनाई गई थी तो पहला जो शहर स्थापित किया गया था वो काशी है। और काशी जो है ये भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, ठीक है। किस पे बसा बच्चे, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको महादेव की नगरी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भगवान शिव के लिए फेमस है ये। विश्वनाथ भगवान शिव को कहा गया, इसलिए विश्वनाथ नगरी। मोक्ष नगरी, भगवान शिव की शरण में अगर आप जाते हैं और आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए आपको क्या कहा गया, मोक्ष नगरी कहा गया, ठीक है। इतनी बात समझ में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
यहाँ पे कौन सी फेमस नदी है ये, यानी कि बनारस जो है किस फेमस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी। और गंगा जो नदी है उसको मोक्षदायिनी वैसे ही कहा गया है। पूरे भारत में सबसे पवित्र नदी मानी गई गंगा नदी, भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। अच्छा, कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख, गोमुख से निकलती है, ठीक है, गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बच्चे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब तो इसको IIT का भी दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, IIT का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो IIT BHU भी बोलने लगे हैं इसको। बात समझ आई। तो ये बहुत ज्यादा शिक्षा के लिए बहुत पुराने समय से एक बहुत अच्छा और फेमस ये केंद्र रहा है। इतनी बात समझ आई। तो वाराणसी जो है ये इन सारी चीजों के लिए फेमस है ना। काफी सारे ऐसे फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वाराणसी का जो एयरपोर्ट है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है बच्चे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री मतलब LBS, बात समझ आई। तो वाराणसी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री। और वाराणसी में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसका नाम है बाबतपुर, ठीक है, बाबतपुर क्या है, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ठीक है। किसी को कोई समस्या आ रही है तो बताओ, कमेंट करके बता दो, ठीक है। और बच्चे एक चीज और बताऊं कि मैं देखता हूँ काफी बच्चे हैं जो आ जाते हैं ऑनलाइन, काफी सारे नहीं आते हैं। तो आप पूरा लेक्चर देखा करो, है ना। अगर आप देखोगे ना तो आपको नॉलेज ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं नॉलेज कम हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो सभी बच्चे आए। और जो कमेंट की बात रही, जैसे बीच बीच में कुछ बच्चे मुझे ये लिख देते हैं कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चे होता क्या है, देखो जब हम लोग रात में क्लास लेते हैं तो आप जानते हैं काफी ज्यादा टाइम भी हो जाता है, सर्दियों के टाइम में थक भी जाते हैं, सुबह से आपको लगातार पढ़ा रहे होते हैं 12-12 घंटे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग थोड़े जल्दी में होते हैं, तो शाम को रात में कमेंट कई बार नहीं पढ़ते हैं ना, ताकि हमारी क्लास जल्दी हो जाए। और दिन में जब हम क्लास लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट पढ़ें और उसका रिप्लाई भी करें। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो, क्लास जब मैं लेता हूँ तो सचिन सर कमेंट आपके देखते रहते हैं, और जब सचिन सर क्लास लेते हैं तो मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। तो आपके और नहीं भी देख पाते तो आपके क्लास के बाद सारे हम जो कमेंट है वो देख लेते हैं। तो इसलिए आप अपने कमेंट करें, अपनी बात को रखें, और अगर आपको किसी का आंसर आ रहा है तो आप बताते जाएं। इतनी बात ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, गोरखपुर के बारे में पढ़ लिया कि इसको बिंदी या टिकली नगर कहते हैं, नाथनगर कहते हैं, गोरखधाम कहते हैं। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो कुशीनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। इतनी सारी बातें बताई। अच्छा, गोरखपुर का एक फैक्ट और था जो मुझे भी याद आ गया, वो ये है कि एक इतिहास में बहुत फेमस घटना रही थी, कौन सी, चौरी चौरा की। तो चौरी चौरा की जो घटना वो भी गोरखपुर जिले में हुई थी। गोरखपुर के पास एक जगह थी चौरी चौरा, और वहां पर वो घटना हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि पुलिस वालों ने भारतीय जो हमारे नेता थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई सारे घायल हो गए थे और जिनकी डेथ हो गई थी। तो इसी क्रोध में आके हैं भारतीय नेताओं ने क्या किया था कि एक थाना जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जल के मर गए थे, ठीक है। तो एक बड़ी घटना थी। और इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, कौन सा, असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया था इस घटना के बाद। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये घटना हुई थी कब, 1922 की बात है, गोरखपुर में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। प्रयागराज के जो फैक्ट बताया उसमें तीर्थ राज्य से कहा जाता, तीर्थ नगरी कहा जाता, कुंभ नगरी कहा जाता, संगम नगरी कहा जाता, सब बता दिया क्यों कहा जाता। अकबर ने किला यहाँ पे बनवाया, अल्फ्रेड पार्क जहाँ पे आजाद जो हमारे थे चंद्रशेखर आजाद वो शहीद हो गए थे, है ना। यूपी बोर्ड यहाँ पे है, आयोग UPPSC यहाँ पे है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यहाँ पे है, ठीक है। हाईकोर्ट की स्थापना यहाँ पे की गई थी आगरा में, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था। अमरूद नगरी से कहा जाता है। वाराणसी के बच्चे फैक्ट हमने पढ़ लिए, तो हमने ये इन शहरों को पढ़ लिया। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे जो हमारे और दूसरे शहर हैं उनके बारे में चलते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा किसके बारे में बच्चे, बरेली के बारे में चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। बरेली, ठीक है। देखो बरेली जो है यहाँ का क्या फेमस है, सुरमा फेमस है, ठीक है। बरेली का क्या फेमस है, सुरमा। अच्छा, इसके बाद बरेली की बेत व छड़ी भी फेमस है, बेंत व छड़ियां, ठीक है। छड़ी होती है ना, जैसे कोई बुजुर्ग लोग होते हैं ना जो बेंत और छड़ी लेकर चलते हैं, ठीक है, स्टिक जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए फेमस है। अच्छा, इतनी बात समझ आई बरेली। इसके अलावा बरेली जो है ना, तो आपको बता दूं रोहेलखंड आपने नाम अगर सुना होगा, रोहेलखंड, रोहेलखंड, ठीक है। तो बरेली जो है वो रोहेलखंड का केंद्र है,
ठीक है। यानी कि रोहेलखंड एक क्षेत्र है जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत जो आसपास का पूरा इलाका है ना, वो पूरे इलाके को हम क्या बोलते हैं, रोहेलखंड बोलते हैं। और रोहेलखंड में जो सबसे बड़ा और प्रमुख जो शहर है वो कौन सा बच्चे, तो वो आपका है बरेली। अच्छा, आपको पता होगा यूपी में एक बरेली शहर है और एक रायबरेली है ना, इतनी बात ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी में बांस बरेली भी है, बांस बरेली। अच्छा, किसी ने सुना है इसके बारे में? अगर सुना है तो बताओ, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बांस बरेली पता है किसे कहते हैं? बांस बरेली जो बच्चे नाम है वो बरेली का ही है, ठीक है। बांस बरेली, अगर कभी पेपर में आ जाए ना कि बांस बरेली कैसे कहते हैं, तो हमारा आंसर अलग से कुछ नहीं होगा, वो बरेली को ही बांस बरेली कहा जाता है, ठीक है। और जो राय बरेली है वो अलग है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा बच्चे अब देखो, ये तो हमारे जो बड़े बड़े शहर थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया, है ना। अब कुछ छोटे शहर हैं, ठीक है, कुछ छोटे शहर हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो मैं जल्दी से शुरू करता हूँ, टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो बरेली हो गया। इसके देखो जैसे अलीगढ़ है हमारा, है ना। अलीगढ़ बच्चे यूपी का है, वो किसके लिए फेमस है? तो ताले के लिए फेमस है। ताला, ताला क्या होता है? लॉक, है ना, लॉक होते हैं ना। तो अलीगढ़ के ताले बड़े फेमस है बच्चे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, अलीगढ़ क्या फेमस है? ताले के लिए। फिर इसके वजह से अगर रामपुर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, रामपुर, तो रामपुर बच्चे किसके लिए फेमस है? तो रामपुर फेमस है रामपुरी चाकू के लिए, ठीक है, चाकू या छुरी, ठीक है, छुरी होती है ना, ठीक है, चाकू या छुरी के लिए फेमस है कौन सा? रामपुर, है ना, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जैसे अगर मैं आपसे मुरादाबाद बोल दूं, मुरादा, या अगर इसको मुरादा लिख दें यहाँ पे नीचे, ठीक है, मुरादाबाद। मुरादाबाद जो बच्चे हैं ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपका फेमस है पीतल के बर्तनों के लिए, पीतल के बर्तनों के लिए, और इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, पीतल नगरी भी कहा जाता है। किसे? मुरादाबाद को। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो ये कह देते हैं। किसी कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद आपका अगला शहर है हाथरस, हाथरस, ठीक है। हाथरस बच्चे जो फेमस है ये किसके लिए है? हींग के लिए फेमस है, ठीक है, हींग के लिए। अच्छा, हींग के अलावा इसको गुलाब नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाब नगरी। किसे कहा जाता है? गुलाब नगरी। तो हाथरस को कहा जाता है, ठीक है। ये यूपी के शहर है जिन पे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं कन्नौज पे। कन्नौज, कन्नौज को बच्चे क्या कहते हैं? तो इसको इत्र नगरी कहते हैं, इत्र नगरी। इत्र क्या होता है? खुशबू वाली, परफ्यूम, है ना। और इत्र नगरी कहते हैं इसलिए इसको खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुशबुओं, खुशबू, है ना, का शहर। तो कन्नौज की जो इत्र है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और आपको बता दें एक राजा भी थे कन्नौज के, क्या नाम था उनका? जयचंद, वो यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। और इनकी जो लड़की थी राजकुमारी थी उनका नाम था संयोगिता। और संयोगिता जो थे, है ना, उनसे प्रेम कौन करते थे? पृथ्वीराज चौहान। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कन्नौज हो गया भाई। अच्छा, कन्नौज के बाद जैसे अगला जो शहर है हमने ले लिया औरैया, ठीक है, औरैया। औरैया बच्चे किसके लिए फेमस है? तो ये देशी घी के लिए फेमस है, ठीक है, देशी घी के लिए फेमस है। अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिक सिटी का भी यहाँ पे विकास किया जा रहा है, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, सिटी। औरैया जो है, औरैया जिले में, ठीक है, प्लास्टिक सिटी का भी विकास किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब प्लास्टिक सिटी बसाई जा रही है, यानी कि इसका ये मतलब है कि जो प्लास्टिक होती है उसके यहाँ पे उद्योग धंधे कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो औरैया के लिए क्या फेमस है? देसी घी और प्लास्टिक सिटी इसको कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा एक प्रमुख शहर है और ये है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद जो बच्चे है ना, ठीक है, ये देखो किसके लिए? कांच व चूड़ी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, कांच व चूड़ी के लिए। अच्छा, फिरोजाबाद की चूड़ियां ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, पूरी दुनिया में ये यहाँ से सप्लाई होती है और बड़ी फेमस है। और पूरी दुनिया में तो होती है, साथ साथ इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है।
तो कांच और चूड़ी के लिए फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है, बहुत ज्यादा। यहाँ ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो फिरोजाबाद के आसपास के इलाकों में, देखो जैसे कभी अगर फिरोजाबाद की जगह अगर हिरनगांव आ जाए, ठीक है, या मक्खनपुर नाम की जगह आ जाए, तो भी उसका आंसर क्या होगा, फिरोजाबाद। क्यों? हिरनगांव और मक्खनपुर जो है वो फिरोजाबाद के बिल्कुल पास में ही है, फिरोजाबाद जिले में ही आते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री किसकी है, कांच व चूड़ी के लिए, और स्पेशली चूड़ी के लिए फिरोजाबाद बहुत ज्यादा बच्चे फेमस है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं और आपको बता देता हूँ, इसके अलावा देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और वो है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि सोनभद्र जो है ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का कि जो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। सोनभद्र किससे घिरा है, 4 राज्यों से घिरा है, ठीक है। किस किस से, बिहार से, और बिहार से अलग हुआ क्या था, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन 4 राज्यों को टच करता है कौन, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा नमी है ना, वेटलैंड, नमी वाला क्षेत्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा क्या जंगल है, और सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा क्या जनजातियां, यानी कि एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं पूरे यूपी में। तो ये सोनभद्र के फैक्ट है। सोनभद्र को बच्चे सोनांचल के नाम से जाना जाता है, सोनांचल, ठीक है। क्या कहा जाता है, सोनांचल कहा जाता है। और सोनभद्र को ही पावर, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। किसको कहा जाता है, सोनभद्र को, क्योंकि बच्चे सोनभद्र जो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा पावर प्लांट है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और सोनभद्र में आपका सोनभद्र जिला है जहां पे क्या है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है किस, रिहंद नदी पे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया भाई सोनभद्र के फैक्ट। अच्छा, इसके बाद बच्चे एक शहर है, ठीक है, छोटा सा शहर, क्या इसको छोटा सा कस्बा या टाउन कह सकते हैं, इसका नाम है मलिहाबाद। हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, फिर से बता दें तो बहुत फेमस है। मलिहाबाद जो बच्चे हैं ना, ये फेमस किसके लिए है, तो ये दशहरी आम के लिए फेमस है, दशहरी आम। अच्छा, एक चीज समझो आप कि दशहरी आम की जब बात कर रहे हैं तो यूपी में आम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मलिहाबाद जो है स्पेशली आम के लिए फेमस है, और आम की कौन सी प्रजाति के लिए, तो दशहरी आम के लिए। मलिहाबाद है कहाँ पे, लखनऊ के बिल्कुल पास में, लखनऊ जिले में आता है, कौन सा, मलिहाबाद। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे और देखते हैं, इसके अलावा और शहरों के बारे में देख लेते हैं। फिर बच्चे अगला है गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर के कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो गाजीपुर जो है इसको काशी की बहन कहा जाता है, या कई बार काशी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। काशी की बहन, काशी मतलब वाराणसी, ठीक है। तो गाजीपुर है कहाँ पे, बिल्कुल वाराणसी के बगल में ही है, उस वाराणसी के बिल्कुल पास का जिला है। तो इसको क्या कहते हैं, काशी की बहन कहा जाता है, किसे, गाजीपुर को। और गाजीपुर वह जगह है जहां पर गंगा जो नदी है, ठीक है, इससे गोमती नदी मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी से कौन सी नदी मिल जाती है, गोमती नदी। तो हम कह सकते हैं गंगा और गोमती का संगम है, कहां पे, गाजीपुर में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो गाजीपुर जो है इसके लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा चलो, कुछ और आंकड़े हैं, जैसे यहाँ पे एक बार हम दोबारा से मैं रिकैप करा दे तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ तक तो मैंने आपको रिकैप करा दिया था, कहां तक, वाराणसी तक, ठीक है। अब देखो बरेली से, तो बरेली के किस चीज के लिए फेमस है, सुरमा के लिए। बेंत व छड़ी का काम यहाँ पे ज्यादा है। रोहेलखंड क्षेत्र बोला जाता है, उसका केंद्र क्या है, बरेली है। बरेली का ही दूसरा नाम क्या है, बांस बरेली है। फिर अलीगढ़ आ जाता है। अलीगढ़ जो आपका है, अलीगढ़ जो है जिसको नहीं पता बता दूं, दिल्ली के पास में है। दिल्ली से जो अलीगढ़ की दूरी है वो बच्चे कितनी है, 120 किलोमीटर है, ठीक है। अलीगढ़ से दिल्ली की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है। तो अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। अच्छा, अलीगढ़ में एक चीज और है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अलीगढ़ में AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी फेमस है, बहुत ज्यादा, पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा रामपुर चाकू और छुरी के लिए फेमस है। मुरादाबाद जो है ये पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इसको पीतल नगरी कहा भी जाता है। हाथरस जो है वो किसके लिए फेमस है, तो हाथरस जो है वो आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इनके पास का एरिया है, ठीक है। तो हाथरस एक जिला है, इसको महामाया नगर के नाम से भी जाना जाता था कुछ समय पहले तक, ठीक है। और हाथरस जो है वो हींग के लिए और गुलाब नगरी इसको कहा जाता है, इसके लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, कन्नौज जो है इसको इत्र नगरी या खुशबू का शहर कहा जाता है। कन्नौज के राजा थे जयचंद, वहां पे उनका किला भी है पुराना।
अच्छा, इसके अलावा औरैया जो है ये देसी घी के लिए फेमस है और प्लास्टिसिटी यहाँ पे बसाई जा रही है। फिरोजाबाद बच्चे जो है ये पुराने जमाने में बसाया गया था और ये किसके लिए फेमस है? कांच व चूड़ी के लिए फेमस है। चूड़ियां यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है जो कि पूरे इंडिया पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, सोनभद्र को सोनांचल के नाम से जाना जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मैंने बताया कि यूपी में सबसे ज्यादा नम भूमि वाला है ना, वेटलैंड वाला ये क्या है? जिला है। यूपी में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी यानी कि एसटी कैटेगरी के लोग भी यहाँ पे हैं। और क्या है बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया, गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना, वो भी यहीं पे है। 4 राज्यों से घिरा हुआ है सोनभद्र। ठीक है, इसको सोनांचल बोलते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। मलियावत लखनऊ के पास में एक जगह है, वो दशहरी आम के लिए फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि गाजीपुर जो इसको काशी की बहन कहते हैं, गंगा गोमती नदी का संगम यहाँ पे होता है। गोमती नदी गंगा में आके मिल जाती है और गोमती का काम खत्म हो जाता है। और गोमती नदी बच्चे कहां से निकलती है? तो ये पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मेरठ के बारे में। मेरठ को बच्चे क्या कहा जाता है? देखो, सबसे पहले इसको क्रांति नगर कहा जाता है। क्रांति नगर, ऐसा क्यों? देखो, क्रांति नगर क्यों कहते हैं? तो आपको पता हुआ 1857 की जब क्रांति हुई थी, है ना, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो दूसरे और सैनिक थे, भाई अंग्रेजों की सेना में जो सैनिक होते थे वो ज्यादातर भारतीय होते थे। तो भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी थी जो मेरठ से पैदल मार्च उन्होंने कर दिया था दिल्ली के लिए, यानी कि पैदल चलने के लिए थे। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, है ना। कौन? जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, जो सिपाही थे, और वो थे कौन? भारतीय हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बात है 1957 की, और जो डेट थी वो 10 मई थी 1957 की बात है। तो इसीलिए मेरठ को क्रांति नगर कहा जाता है, क्योंकि क्रांति की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से जो हुई थी वो कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, इतनी बात समझ। इसके अलावा इसको कैंची नगर भी कहा जाता है। कैंची नगर कहा जाता है। अच्छा, कैंची तो आप जानते हैं, है ना, कपड़े काटने वाली। तो कैंची नगर भी मेरठ को कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मेरठ है वो किसके लिए फेमस है? तो खेल के सामान के लिए बहुत फेमस है। खेल का सामान, जो खेल का सामान होता है ना, खेलने का, स्पोर्ट्स, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है मेरठ। तो इसलिए इसके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इतनी बात समझ। आगे बढ़ते बच्चे, अगला है हमारा, अगला जो शहर है वो है गाजियाबाद। ठीक है, अगला जो बच्चे शहर है ये क्या है? गाजियाबाद है। देखो, गाजियाबाद जो है इसे छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। छोटी दिल्ली कहा जाता है। बात समझ आई? अच्छा, गाजियाबाद को बच्चे क्या कहते हैं? छोटी दिल्ली कहा जाता है। और ऐसा क्यों? ठीक है, छोटी दिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि गाजियाबाद दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है, गाजियाबाद जो है किससे लगा हुआ है? दिल्ली से लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे एनसीआर में भी शामिल है ना। उद्योग नगरी भी इसे कहा जाता है गाजियाबाद को। उद्योग धंधे काफी ज्यादा है, उद्योग नगरी कहा जाता है। अच्छा, यूपी में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? जन घनत्व, घनत्व। ठीक है, वो कहां पे सबसे ज्यादा? यहीं पे है। कितना है? 3971। अच्छा, फिर समझो मैंने इसका मतलब क्या है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं बताता हूं, जनसंख्या घनत्व को बच्चे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जहां पे सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो गाजियाबाद है, जहां पर 3971 है। ठीक है, क्या है? जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में एवरेज कितने लोग रहते हैं? 3971 लोग रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, तो ये गाजियाबाद के फैक्ट हो गए। हाँ, यहां तक कोई अगर समस्या हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी कम, इधर देख लेते हैं। ठीक है, अगला एक जिला है और एक शहर है जिसको बोलते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो बच्चे हैं ना, इसे क्या कहते हैं? इसे आंवला नगरी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतापगढ़ जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवला होता है। ठीक है, और आंवले में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन सी होती है। तो इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बच्चे अगली जो जगह है वो है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, अब ये नैमिषारण्य बच्चे कहां पे है? तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, सीतापुर जिले में। उत्तर प्रदेश का जिला है, लखनऊ के बगल में सीतापुर। ठीक है, सीतापुर जिले में आता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है ये क्यों फेमस है? इसे 88,000
ठीक है, ऋषियों ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, तपोभूमि। ठीक है, इसका बच्चे क्या मतलब हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में यहां पर 88,000 ऋषियों ने क्या की थी, तपस्या की थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा धार्मिक जगह मानी गई है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य को बच्चे शॉर्ट में बोलते हैं नैमिष, क्या बोलते हैं, नैमिष बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो है वो है चंदौली। ठीक है, एक जिला है जिसको बोलते हैं पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसको बोलते हैं चंदौली। ठीक है, चंदौली को बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धान का कटोरा, धान का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि धान का, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जिसे धान का कटोरा कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, चंदौली। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे धान बच्चे क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा बोलते हैं, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे एक और जगह है और इसको बोलते हैं संडीला। ठीक है, संडीला। संडीला जो है बच्चे ये एक टाउन है, एक कस्बा है, और ये है कहां पे, तो ये हरदोई में आता है। हरदोई जो जिला है ना यूपी का, हरदोई। ठीक है, हरदोई में आता है, और हरदोई जिले में एक छोटा सा टाउन है, कहते हैं संडीला। और संडीला को क्या कहा जाता है, इसको लड्डू नगरी कहा जाता है, लड्डू नगरी, यानी कि यहाँ के जो लड्डू हैं वो बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ के लड्डू कैसे हैं, बहुत फेमस है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चे अगला जो फैक्ट है मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वो है जौनपुर के बारे में, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर बच्चे जो है ना, इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, सिराज ए हिंद। ठीक है, सिराज ए हिंद, या इसे एक और नाम है, इसको कहा जाता है पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का सिराज, ये तो इसके नाम हो गए। अच्छा, जौनपुर को बसाया किसने था बच्चे, तो उसका नाम था फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जौनपुर जो था इसको किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, और किसकी याद में बसाया था, तो जौना खां की याद में बसाया था, जौना खां की याद में बसाया था। ठीक है, जौनपुर जो है इसको सिराज हिंद कहा जाता, पूर्व का सिराज भी कहा जाता, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जौना खां की याद में बसाया था। और जौनपुर में बच्चे क्या है, अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद, एक मस्जिद है, इसका नाम क्या है, अटाला मस्जिद। ठीक है, अटाला मस्जिद बहुत ज्यादा फेमस है, पेपर बहुत पूछा जाता है। अच्छा, अटाला मस्जिद जो बच्चे है ये किस शैली में बनी है, तो इसका आंसर होगा शर्की शैली में, शर्की शैली। शैली का बच्चे मतलब होता है स्टाइल, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका बिल्डिंग बनाने का एक स्टाइल होता है। ठीक है, तो वो किस स्टाइल में बनाई गई है तो उसको बोलते हैं शैली। तो ये शर्की शैली में है। जैसे आपने आगरा में जो कुछ बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल हो गया, और आपका जैसे आगरा का किला हो गया, ये किस में, मुगल शैली में है। लखनऊ का जो इमामबाड़ा वो लखनवी शैली में है। ठीक है, तो ये क्या होती है, शैली होती है बच्चे। इतनी बात समझ आई, तो शर्की शैली में है। इसके अलावा जो जौनपुर है किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है। बहुत फेमस क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है कि जौनपुर किस नदी किनारे बसा, गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी। लखनऊ किस नदी किनारे है, तो वो भी आपका गोमती नदी किनारे। गोमती नदी निकलती कहां से है, तो पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। तो और गोमती नदी किससे मिल जाती है, तो गाजीपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है, और इसका काम हो जाता है भाई खत्म। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर इतने क्वेश्चन में किसी को समस्या हो तो पहले पूछ लो, है ना, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इतना बता ही दिया। ठीक है, अब मुझे आप कुछ सेकंड का टाइम दे दो, जरा मैं एक घूंट पानी पी लूं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। ठीक है, हाँ, तो बच्चे अब
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बच्चा है ना, थोड़ी सी क्लास और है, उसके बाद ये देखो बोर्ड भी हमारा जो लगभग भर गया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्लासेस में आराम से आपकी खत्म हो जाए, ठीक है, फिनिश हो जाए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बच्चे, एक है हमारा जो है झांसी शहर है, कौन सा, झांसी। अच्छा, झांसी शहर के क्या फैक्ट है, देखो एक तो झांसी जो है आपने सुना होगा, पहले बुंदेलखंड का नाम मैं आपको बताता हूँ, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। अच्छा, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, मैंने जैसे रोहेलखंड अभी बताया था वैसे ही बुंदेलखंड बता रहा हूँ। बुंदेलखंड जो बच्चे क्षेत्र है, बुंदेलखंड किसे कहते हैं पता है, ये कई बार चर्चा में आता है, जो नए बच्चे उनको पता नहीं होगा, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको तो मैं ये चीजें कई बार बता चुका हूँ और उनको सबको याद हो चुकी है, ठीक है। तो बुंदेलखंड बच्चे किसे कहते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, मध्य प्रदेश को टच करता हुआ है। आपने देखा होगा नीचे एक ललितपुर नाम का जिला लटका हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा जो इलाका है इसको हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के कितने, 6 जिले शामिल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, मध्य प्रदेश के 6 जिले, टोटल हो गए 13 जिले। इन 13 जिलों को मिला के बुंदेलखंड कहा जाता है। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें बुंदेलखंड में कौन आएगा, झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, ये 7 जिले हैं जो बच्चे किस में आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं। इतनी बात समझ। पूरे बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है, झांसी है। अच्छा, झांसी की ही रानी थी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया था। इतनी बात समझ। झांसी में बच्चे क्या है, चारा अनुसंधान संस्थान भी है, चारा, ठीक है। अच्छा, झांसी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, एग्रीकल्चर यानी कृषि विश्वविद्यालय भी है। इतनी बात समझ में आई। तो ये झांसी के फैक्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद जैसे अगर हम मथुरा की बात करेंगे, ठीक है, अगला शहर हमारा कौन सा है, मथुरा। तो मथुरा देखो बच्चे सबको पता है कि भगवान कृष्ण की नगरी है ना। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी जो फेमस है। जैसे अगर मथुरा सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, और इसके अलावा बच्चे मंदिर है वहां पे द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट नाम की फेमस जगह है। अच्छा, भगवान कृष्ण से संबंधित है, उसको भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी कहा जाता है ना। बड़ी पवित्र और धार्मिक जगह मानी गई है मथुरा। मथुरा जो है पूरे ब्रजमंडल जो है वो 84 कोस में फैला हुआ था, ठीक है, उस जमाने में। तो 84 कोस बहुत होता है, एक कोस में बच्चे 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। एक कोस में जो डिस्टेंस दूरी होती है वो कितनी, 3 किलोमीटर की होती है। तो 84 कोस अगर आप देखेंगे हैं तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का एरिया हो गया। तो ब्रजमंडल जो था वो 250 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, जिसका जो प्रमुख केंद्र था वो मथुरा था, ठीक है। अब मथुरा के पास बच्चे क्या है, बहुत सारी जगह है, जैसे वृंदावन है, तो वृंदावन हो गया आपका, गोकुल, बरसाना, नंदगांव हो जाएगा। इस तरह से आसपास पूरा इलाका जो बड़ा फेमस और धार्मिक है, ठीक है। तो मथुरा जो है, और मथुरा की खासियत भी क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, गोरखपुर से होती है। तो सबसे कम बारिश, ठीक है, सबसे कम बारिश कहां पे होती है बच्चे, सबसे कम बारिश होती है आपकी कहां पे, मथुरा में। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे, थोड़ी सी जगह ले लेता हूं मैं, जगह चूंकि ज्यादा बची नहीं है। सबसे कम बारिश होती है कहां पे, मथुरा में। और सबसे ज्यादा मेले यहीं पे लगते हैं, ठीक है, सबसे, ठीक है, ज्यादा मेले। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां पे लगते हैं, तो आंसर क्या होगा, मथुरा में लगते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी में लगते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं भाई अयोध्या, क्योंकि भगवान कृष्ण की बात कर ली तो भगवान राम की भी बात कर लेना, ठीक है भाई। अयोध्या नगरी आ गए। अयोध्या जो है ये अवध का केंद्र है। पुराने जमाने में आपको पता होगा कि भगवान राम जो थे कहाँ के थे, अवध के थे, ठीक है। तो अवध जो है पूरा, अवध क्या चीज है, अवध का भी इलाका है, जैसे अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ आपका जो एरिया, ठीक है, ये जितना भी आसपास का क्षेत्र इसको अवध बोलते हैं, ठीक है। तो अवध का जो केंद्र वो क्या है, अयोध्या है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अयोध्या आपको पता है इसको शान अवध भी कहते हैं, और कई बार लखनऊ को भी शान अवध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, तो वो यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत फेमस है। तो इस तरह से जो कुछ फैक्ट है। अच्छा, अयोध्या के एक फैक्ट और है कि अयोध्या का जो बच्चे पुराना नाम है ना वो क्या है, फैजाबाद। अच्छा, अब मैं बता दूं फैजाबाद का जो कंसेप्ट है वो क्या है। वास्तव में फैजाबाद नाम का एक शहर है ना, और उससे सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, अयोध्या नाम की जगह है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, जब विदेशी जो शासक थे वो यहाँ पे हमारे यहाँ आए, इंडिया में आए, ठीक है, तो उन्होंने उस जगह का नाम बदल के क्या कर दिया, फैजाबाद कर दिया, है ना। योगी जी की सरकार है, उन्होंने वापस नाम उठा के क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया। तो फैजाबाद नाम से शहर है अभी, लेकिन पहले जो जिला था वो फैजाबाद के नाम से था, अब उसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया। पहले क्या था, फैजाबाद था। यानी कि जो जो चीजें फैजाबाद के नाम से थी सारी की सारी क्या कर दी गई, अयोध्या के नाम से कर दी गई। और अयोध्या बच्चे क्या है, खुद में एक मंडल भी है ना। मंडल का मतलब क्या होता है, जोन या डिवीजन है,
ठीक है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी बच्चे? तो मैंने आपको पहले बताया होगा उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, जिसमें सबसे आखिरी में कौन सा बना था? अलीगढ़ मंडल बना था, ठीक है, 2008 की बात है, ठीक है। तो 18 में से एक मंडल ये भी है अयोध्या। कितनी बात समझ में आई? ठीक है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि जितनी भी है ना यूपी में ऑलमोस्ट फेमस जगह थी या ऐसे शहर थे जो पेपर में आ सकते थे, जिनके फैक्ट आते हैं, मैंने आपसे लगभग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो जीके चल रही है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जो मैं आपको एक एक करके अभी पढ़ाऊंगा, है ना। अभी तो पढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत सारा है, ठीक है। तो देखो बोर्ड पूरा फुल हो चुका है, ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। और इससे पहले वाली जो क्लास हुई है इसी टॉपिक की, है ना, उसमें इससे पहले के हमने जो बड़े शहर थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक है आज मैंने इसको सेकंड पार्ट में यहाँ पे कवर कर लिया पूरा। आगे जो अगली क्लास होगी उसमें मैं दूसरा टॉपिक कवर करूंगा। तो बच्चे देखो जितनी भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, सबसे पहले एक मेरी बात समझना, आप चपरासी से लेके, ठीक है, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, चपरासी से लेके अगर आप लगभग पीसीएस से लोअर पीसीएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरी क्लासेस से भरपूर फायदा मिल जाएगा, है ना, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं पढ़ाता और रट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ना। बहुत सारे कभी कभी नए लड़के आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, रट रट के पढ़ाने लगते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी देख भी रहे होंगे कि मैं सारी चीजें आपसे अच्छे से डिस्कस करता हूँ, डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो शुरुआत है, अभी 1 डेढ़ महीना हुआ है, आगे आगे देखना कितनी जबरदस्त क्लासेस आती हैं, ठीक है। अभी तो आप आगाज हुआ है ना, अभी तो अंदाज अब देखना बाकी है ना। तो देखना आगे जो क्लास होगी ऐसी बेस्ट क्लास मैं आपको दूंगा कि पढ़ के मजा आ जाएगा, आपको फिर और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप सब मेरी क्लास देख लोगे, काम हो जाएगा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी भी मैंने आपको काफी अच्छी डिटेल बता दी है ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर बच्चे क्लास अच्छी लगी है ना तो क्या करना है, बस आपसे बस एक चीज छोटी सी कहनी है कि आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है। इतना बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आपकी सारी क्लासेस फ्री हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो आप इसको शेयर कर दो, लाइक कमेंट, है ना, लाइक भी कर दो, हर लेक्चर को लाइक कर दो, हर लेक्चर पे एक बढ़िया सा कमेंट कर दो, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, कोई समस्या तो वो भी एक बार कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। और इसके अलावा शेयर कर दो, लोगों से सब्सक्राइब करवा दो। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है देख लिया हो गया मेरा काम खत्म है। देखो आपने देख लिया लेक्चर, ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपसे बस इतना ही कहना है कि आप कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। चैनल को पकड़ पकड़ के करवा दो, है ना, मोहल्ले पड़ोस में जो, क्योंकि देखो ये शिक्षा की चीज है, पढ़ाई की चीज है, इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप बल्कि बहुत महान काम करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इस क्रांति में, इस युद्ध में मुझे आप जैसे सैनिकों की आवश्यकता है, आपके साथ की जरूरत है बच्चों, ठीक है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बस इतना कर दो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, मैक्सिमम जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा लेक्चर को देखा जाएगा ना, जितनी हमारी क्लासेस को, उतना ही हमें मजा आएगा और हम एक से एक बेहतरीन क्लास आपके लिए लाएंगे पूरी जोश और एनर्जी के साथ। सुबह से बच्चे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, सुबह मेरी पहली क्लास 8 बजे शुरू होती है ऑफलाइन में, और हम दोपहर तक पढ़ाते रहते हैं, फिर उसके बाद हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो काफी ज्यादा थकान हमें भी होती है, इसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करते, पूरी मेहनत करते हैं कि आपको ऐसा पढ़ाएं जिससे आपकी नौकरी लग जाए, मिल जाए, है ना। पढ़ाने को तो सब पढ़ा रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बुराई नहीं कर रहा मैं किसी टीचर की, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसा सटीक पढ़ाऊं जिसको पढ़ने के बाद आपकी नौकरी लग जाए। कभी कभी होता है कि आप किसी टीचर को पढ़ते हैं, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन पेपर जब देने जाते हैं तो क्वेश्चन उसमें आते ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, तो समस्या बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश से इतना एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पास से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं सरकारी नौकरी में, तो इतना एक्सपीरियंस है, उसके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा पढ़ाऊंगा जो आप सटीक रहे और आपके पेपर में आ जाए, ठीक है बच्चे। तो मेहनत आपके लिए पूरी जारी है, बस इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारा भरपूर सहयोग करते रहें ऑनलाइन में, और अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं आइए, हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सारे बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं जल्दी इससे भी जबरदस्त और ज्यादा क्लास में, क्लास एक से एक दिन पे दिन बेहतर होती जाएंगी, अगली क्लास में मिलेंगे, है ना, और इससे भी बढ़िया क्लास पढ़ेंगे, है ना, और मजा आएगा आपको, गारंटी इस बात की, ठीक है। तो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।